हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज एंटीजन। ये आपका यूनिट सेकंड स्टार्ट हो गया है। इसमें आपको एंटीजन्स के बारे में पढ़ना है कि क्या होता है एंटीजन। तो आपको यहाँ सामने एक फिगर दिख रहा है। इस फिगर में आपको एंटीजन के बाहर की तरफ में एपिटोप्स नज़र आ रहे हैं। तो ये एपिटोप्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इन्हीं एपिटोप्स को हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं। इसी पर बेस्ड होता है, मतलब ढेर सारे जितने भी एंटीजेंस होते हैं सबके एपिटोप्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एंटीजन एक्चुअली कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एंटीबॉडीज को जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता हो उसको हम एंटीजन कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म एंटीजन को हम कई बार आगे भी आप लोग देखोगे कि एजी की लिखेंगे शॉर्ट में। आप एजी का फुल फॉर्म समझ लो, एंटीबॉडी जनरेटर। ओके, किसी भी तरह की एंटीबॉडी को मतलब अपने एपिटोप्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को जो जनरेट कर रहा है, इसलिए स्पेशल अलग अलग टाइप के ढेर सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, क्योंकि जितने भी एंटीजन होते हैं उनके लिए एक स्पेशल स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जनरेट होते हैं, बिल्कुल लॉक एंड की मेथड के जैसे कि जो ताला होगा उसी से उसकी चाबी, उसी पर्टिकुलर ताले की जो चाबी होती है लगती है उसी से वो ताला खुलता है। तो हर एंटीजन के लिए अलग तरह का एक एंटीबॉडी जनरेट होता है। दैट इज़ वाई एंटीजन को हम एजी या एंटीबॉडी जनरेटर भी कहते हैं। और ये इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या इवोक करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। ओके, एंटीजन यूजुअली बाइंड्स विद एंटीबॉडीज। अब देखिए एंटीजन कितने तरह के होंगे। एक तो फॉरेन एंटीजन होगा, मतलब मेन अगर क्लासिफाई किया जाए तो फॉरेन एंटीजन और सेल्फ एंटीजन। सेल्फ एंटीजन का मतलब हो गया कि हमारी बॉडी में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो बस ये है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतना ज़्यादा एडवांस्ड होता है कि वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने में कैपेबल होता है। तो हमारी बॉडी में जो चीज़ें होती हैं उसके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर कभी कभी किसी किसी केस में रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम ऑटो इम्यूनिटी या फिर आपका ये सेंसिटिविटी के नाम से जानते हैं उसको। फॉरेन एंटीजन को हम एक्सोजिनस एंटीजन बोलेंगे और सेल्फ एंटीजन को एंडोजिनस एंटीजन। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी का ही एक हिस्सा होता है। इस फिगर में आप देखिए सबसे पहले नंबर पे एक एंटीबॉडी दिख रहा है, लेकिन आपको एंटीबॉडी पे फोकस ना करके जो एंटीबॉडी के दो आर्म्स दिख रहे हैं उस आर्म का जो शेप है आप देख रहे होगे कि ये कोनिकल शेप दिख रहा है। ओके, ट्रायंगल जैसा। ये कोनिकल शेप आप देखिए कि येलो कलर का जो एक पैथोजन है, पैथोजन और एंटीबॉडी में भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पैथोजन यानी कि बैक्टीरिया, वायरस और एनीथिंग, ठीक है। लेकिन ये बैक्टीरिया या वायरस जो भी पैथोजन होता है वो पूरी तरह से उसको हम नहीं कह सकते कि वो एंटीजन है, क्योंकि वो बस केवल हमें डिजीज, हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर रहा है। दैट इज वाई इट इज नोन एज पैथोजन। बट इस पैथोजन के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, तो उस शेप को या उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हम एंटीजन बोलेंगे। तो आप देखिए किसी पैथोजन के बाहर के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल ऐसा लगा हुआ है जिसकी वजह से एंटीबॉडी जो है वो बाइंड कर रहा है, ठीक है। दैट इज नोन एज एंटीजन। इसके अलावा आप देखिए किसी पर्टिकुलर पैथोजन में ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का एंटीजन हो। तो सेकेंड नंबर वाला जो है वो आपको एक कोनिकल शेप में दिख रहा है, ओके, वी शेप या ए शेप, जो भी आप समझ लो। एंड चौथे नंबर पे जो फोर्थ पॉइंट है वो आप देखिए, दैट इज अ डिफरेंट एंटीबॉडी विल बी मेड फॉर दिस एंटीजन। तो ये डिफरेंट तरह का एंटीजन है जिसका शेप कैसा है, आप यू शेप कह सकते हो, ओके, या रॉड शेप्ड भी कह सकते हो इसको। ये अलग तरह का एंटीजन उसी पर्टिकुलर पैथोजन पे लगा हुआ है। लेकिन इसके लिए जो भी एंटीबॉडी बाइंड करेगा इससे,
या उसके अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होगा उसका शेप, एंटीबॉडी का शेप डिफरेंट होगा, कोनिकल शेप ना होकर के इस तरह से डॉट शेप में होगा। सबसे पहले नंबर पे आपको एंटीजन हम बताएंगे, क्या होता है एंटीजन। हालांकि इंट्रोडक्शन आपको दे ही दिया है कि किसी भी तरह का इम्यून रिस्पॉन्स इवोक करना, ओके, दैट इज नोन एज, दैट मॉलिक्यूल विल बी नोन एज एंटीजन। इसके अलावा इम्यूनोजन, इसी से रिलेटेड दूसरा वर्ड है दैट इज इम्यूनोजन। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, किसको हम एंटीजन बोलेंगे, किसको हम इम्यूनोजन बोलेंगे। तो इम्यूनोजन एक तरह से हमारी बॉडी को हार्म तो नहीं पहुंचाता, लेकिन वो हमारी बॉडी में एक मैसेज देता है कि अब हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट हो करके कुछ एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करना चाहिए। जबकि एंटीजन में ये होता है कि एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट भी होता है उसका, ठीक है। तो वो पूरा युद्ध वाला मतलब एक डिफेंस सिस्टम क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पर इम्यूनोजन का मतलब ये है कि ये एक तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, इसको हम पॉजिटिव वे में लेंगे कि इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होकर के काम करना शुरू करती है, नॉट नेगेटिवली बट पॉजिटिवली, जिससे कि हम अपने आप को डिफेंड कर सकें। इसके अलावा आपको हेप्टेन वर्ड आएगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये हेप्टेन्स जो होते हैं ये बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंटीजन जैसे ही होते हैं, बट अगर इनकी किसी तरह से कैपेबिलिटी इसकी बढ़ा दी गई, कोई एडजुवेंट या कुछ भी इसके साथ अटैच करा दिया गया या कोई भी कॉन्जुगेट अटैच करा दिया गया, तो ये कैपेबल हो सकता है। ये हैप्टेन जो है वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ के साथ या इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ इसमें क्रिएट की जा सकती है। इसके अलावा एपिटोप्स के बारे में आपको बताया जाएगा, या फिर एपिटोप्स को ही हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं। सो ये 4 पॉइंट्स मेनली आपको इस लेक्चर में समझना है। सबसे पहले एंटीजन। सो द कंपाउंड दैट evokes the immune response is referred to as antigen to cause antibody responses to be generated. So इस तरह से देखा जाए तो an antigen is any agent capable of binding specifically to T cell receptors. ध्यान रखिएगा आप लोग कि एंटीजन इज एनी एजेंट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग स्पेसिफिकली टू टी सेल रिसेप्टर और TCR और एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल दैट में बी मेम्ब्रेन बाउंड और सॉल्युबल, किसी भी तरह का हो सकता है, मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट या सॉल्युबल फॉर्म में भी हो सकता है। सो दिस बाइंडिंग एबिलिटी इज एंटीजेनिसिटी और दैट ऑफ दैट कंपाउंड। सो ये जो बाइंडिंग एबिलिटी होती है इसको हम उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एंटीजेनिसिटी के फॉर्म में जानते हैं। सो एंटीजेनिसिटी ऑफ दैट कंपाउंड, दैट इज द बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। नाउ देयर इज अ फंडामेंटल डिस्टिंक्शन बिटवीन द टर्म एंटीजन एंड इम्यूनोजन। तो क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझना होगा। उसके पहले आप एपिटोप्स को समझ लो कि एपिटोप्स या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं। तो आप देखिए ये येलो कलर का जो पैथोजन है उसके साइड्स में आपको पिंक कलर के एपिटोप्स नजर आ रहे हैं। सो दीज एपिटोप्स आर एक्चुअली द शेप और एमिनो एसिड सीक्वेंसेस, ठीक है। सो दीज आर दीज में डिटरमाइन इट्स फंक्शन। यही जो शेप होता है अलग अलग ये फंक्शन को डिटरमाइन करता है इसके। So smallest part of antigen that is recognized by आप इसको थोड़ा सा ऐसे, हाँ, that may be recognized by our system and that may bind antibody, and the part of antibody that binds epitope is called paratope. तो पैराटोप और एपिटोप में भी डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि जो एंटीबॉडी की जो एंड थी है ना, उसको हम मतलब जिससे बाइंड होता है एंटीजन उसको हम पैराटोप कहते हैं। यानी कि पैराटोप एंटीबॉडीज में होता है और एपिटोप जो होता है वो एंटीजेंस में होता है। नाउ अब एपिटोप ऑफ प्रोटीन एंटीजन किस किस तरह के हो सकते हैं, ठीक। तो ये 2 वैरायटी है एपिटोप की, ठीक है।
कोई अगर मान लीजिए कि कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज के साथ है, तो उसके जो एपिटोप्स होंगे या तो दो वैरायटी के होंगे, या तो कन्फर्मेशनल एपिटोप होगा और या फिर लीनियर एपिटोप होगा। तो अगर मान लीजिए कि कन्फर्मेशनल एपिटोप है, तो आप ये जो पिंक कलर का आपने देखा इस पर्टिकुलर पैथोजन पे लगा हुआ जो एपिटोप है, सो ये इसके शेप्स आप देखिए, 3 तरह के अलग अलग तरह के शेप्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। सो सेकेंड नंबर पे वो तिरछा तिरछा सा है, और थर्ड नंबर पे कैसा रॉड लाइक है ना, छोटे बड़े छोटे, जैसे की में होता है चाबी जो होती है उसका आप लोग देखते हो ना, अलग अलग नॉच बने होते हैं। सो दिस में बिलोंग टू द कन्फर्मेशनल एपिटोप। और लीनियर एपिटोप कैसे होंगे? लीनियर एपिटोप में एक्चुअली क्या होता है कि जो एमिनो एसिड के सीक्वेंसेस होते हैं ना, ल्यूसीन, एलेनिन, है ना, प्रोलीन, ये सब होता है, इन सब का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो हम इसको जस्ट एक्स वाई करके हमने रिप्रेजेंट किया है। तो अलग अलग तरह के एमिनो एसिड्स लीनियर फॉर्म में होते हैं, उनको हम बोलते हैं एमिनो एसिड सीक्वेंस और लीनियर एपिटोप। तो ये दो वैरायटी होगी एपिटोप्स की। अभी हम देखते हैं कि इम्यूनोजेन क्या होगा। एंटीजन की बात हो गई, अब इम्यूनोजेन पे आते हैं। सो एनी एजेंट कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स इज इम्यूनोजेनिक, and there are many compounds that are incapable of inducing an immune response, yet they are capable of binding with compounds of the immune system that have been induced specifically against them. तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है? मैंने क्या बोला कि there are many compounds that are incapable of inducing an immune response. बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो कैपेबल होते हैं बाइंडिंग के लिए। अब बाइंडिंग किस चीज़ से हो रही है? दूसरे कंपाउंड से, ठीक है, या कोई और दूसरा जो कंपोनेंट होता है जो कि इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है, लाइक एंटीबॉडीज आप कह सकते हो, ठीक है। सो उससे बाइंड करने की इनमें कैपेबिलिटी होती है। सो इस तरह से देखा जाए तो ऑल द इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस। समझ गए आप लोग? जैसे प्रोटीन और एंजाइम का आप लोग रिलेशन समझते हो, उसी तरह से यहाँ पर आपको समझना होगा कि ऑल द इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस बट नॉट ऑल द एंटीजेंस आर इम्यूनोजेंस। सारे एंटीजेंस इम्यूनोजेन नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन जितने भी इम्यूनोजेंस होंगे वो सब एंटीजन होंगे। एंटीजन कॉमन होते हैं, एंटीजेंस तो होते ही हैं, लेकिन कुछ एंटीजेंस ऐसे होते हैं जिनमें इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को ज़रूरी नहीं है कि इंड्यूस करें ही, ठीक है। सो देयर आर मेनी कंपाउंड दैट आर इनकेपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स बट दे आर कैपेबल ऑफ बाइंडिंग विथ कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ओके, सो ये बाइंडिंग पे आपको ध्यान देना होगा। तो जो एंटीजन होगा उसमें बाइंडिंग कैपेबिलिटी होती है, ओके। जबकि इम्यूनोजन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक मैसेज देता है, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है कि आप एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करो, ये एक तरह का मैसेज देना हुआ। सो यहाँ पर आप देखिए एंटीजेंस एंड इम्यूनोजेंस का डिफरेंस। एंटीजन इज अ मॉलिक्यूल और पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम, ठीक है, एंड द टर्म इज एसोसिएटेड विद दोज मॉलिक्यूल्स recognized by the diverse receptors found on the T and B lymphocytes. तो T and B lymphocytes के ऊपर जो बहुत सारी वैरायटी के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो उससे उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। और इसकी जगह पे अब इम्यूनोजन क्या है? इट इज अ सब्सटेंस और एंटीजन दैट इवोक्स अ स्पेसिफिक पॉजिटिव इम्यून रिस्पॉन्स। स्पेसिफिक पॉजिटिव इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक करने का काम करता है इम्यूनोजन। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि इंजेक्शन ऑफ लेबोरेटरी एनिमल बाय ह्यूमन क्रोमोसोम। अगर किसी लेबोरेटरी एनिमल में हमने ह्यूमन क्रोमोसोम को इंजेक्ट कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एंटी डीएनए एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट। तो अगेंस्ट जो चीज़ होती है उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? एंटी, ठीक है। सो एंटी डीएनए एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा एंड एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज। हिस्टोन अलग होता है और इसके अलावा डीएनए का भी उसका एक पार्ट होता है, तो हिस्टोन्स, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज विल बी प्रोड्यूस्ड।
अब आते हैं हैप्टेन्स पे। सो दीज आर एंटीजेनिक। हैप्टेन्स आर एंटीजेनिक बट नॉट इम्यूनोजेनिक। यानी इम्यूनोजेनिक का मतलब ये हुआ कि इम्यून रिस्पॉन्स, पॉजिटिव इम्यून रिस्पॉन्स जो शो करते हैं वो कैपेबिलिटी हैप्टेन्स में नहीं होती, वो एंटीजेनिक बस होते हैं, बट बिकम इम्यूनोजेनिक व्हेन कॉन्जुगेट टू हाई मॉलिक्यूलर वेट कॉम्प्लेक्स कैरियर्स। ठीक है, तो हैप्टेन्स भी एक तरह से एंटीजेंस ही होते हैं, लेकिन इन हैप्टेन्स में क्या होता है कि अगर इनको कॉन्जुगेट कर दिया जाए किसी हाई मॉलिक्यूलर वेट कॉम्प्लेक्स कैरियर्स के द्वारा, तो उस कंडीशन में ये इम्यूनोजेनिक बन सकते हैं, इनकी इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ को एक्टिवेट किया जा सकता है। सो हैप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट्स क्या होंगे? इसमें आप देखिए स्ट्रक्चर है वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल का। ये नेटिव हो सकते हैं, नेटिव डिटर्मिनेंट्स भी हो सकते हैं और हैप्टेनिक डिटर्मिनेंट्स भी हो सकते हैं। तो आप फिगर में देखिए कि इस फिगर में क्या दिख रहा है आपको। एक मान लीजिए कि एक पैथोजन है कोई, या फिर कोई फॉरेन मॉलिक्यूल हो सकता है, एस्केरिस टाइप में समझ सकते हैं या कुछ भी। ठीक है, तो उसके सरफेस पे आप देखिए क्या है कि हैप्टेनिक डिटर्मिनेंट्स आपको दिख रहे हैं जो कि पर्पल कलर के हैं, थोड़े से इलोंगेटेड रॉड शेप्ड फॉर्म में हैं, जबकि जो नेटिव डिटर्मिनेंट्स हैं वो कैसे हैं, वो सिंपल हैं, ब्लू कलर में आपको ट्रायंगुलर फॉर्म में दिख रहे हैं। सो दीज आर द नेटिव डिटर्मिनेंट्स। तो दो तरह के हो गए। तो नेटिव के अलावा जो हैप्टेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि इन्हीं सिंपल जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनके अलावा अगर किसी हाई मॉलिक्यूलर वेट कॉम्प्लेक्स कैरियर कॉम्प्लेक्स को उससे अटैच कर दिया जाए या फिर ज्वाइन करा दिया जाए, ठीक है, इसमें ऐड कर दिया जाए, वेरी तो उनमें एफिशिएंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज क्रिएट की जा सकती है।